नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। लाल फीताशाही, तुगलकी फैसले, ये शब्द ऐसे हैं जो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सरकारी महकमों में ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है आपका। जी हां, नुकसान उस करदाता का होता है जिसके पैसे से सरकारी महकमे चलते हैं। और इसी सिलसिले में ताजा मामला ग्रेटर नोएडा की एक जमीन का है। करीब 30 साल पहले यह जमीन अब प्राधिकरण बन चुके यूपीएसआईडीसी ने देवू मोटर्स को पट्टे पर दी थी। वही जमीन जो मटीज नाम की कार बनाती थी, वो कंपनी डूब गई। उसके साथ उसे दिया गया बैंकों का करीब 2,25,000 करोड़ रुपए भी, जो कर्ज उसने लिया था वो कर्ज भी डूब गया। यूपीएसआईडीसी की जमीन भी कानूनी पचड़े में फंस गई। जैसे इतना ही काफी नहीं था कि अब एक और खेल शुरू हो गया है। उस जमीन की अब नीलामी हो रही है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपनी ही जमीन की नीलामी में बोली लगाने की तैयारी में खुद एसआईडीसी भी है। तैयारी यह हो चुकी है। थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए इस अजीब खेल पर हम लेकर आए हैं आज का बेनकाब यूपी सीडा बेनकाब। सोने जैसी कीमती जमीन वाले यूपी के औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में यह बोर्ड यूपीएसआईडीसी का पता बताता है। यूपीएसआईडीसी यानी यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकारी संस्था। आज न सिर्फ इसका बोर्ड ग्रेटर नोएडा के तमाम प्रॉपर्टी डीलरों के बोर्ड के बीच छिप गया है, बल्कि खुद ये संस्था भी एक ऐसी प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए बेताब है जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई दांव पर लग गई है। वो संस्था जिसका काम उद्योगों को बढ़ावा देना है, वो संस्था जो उद्योगपतियों के लिए जमीनों की नीलामी करती है, अब खुद एक ऐसी जमीन की नीलामी में बोली लगाने जा रही है जिसमें उसके हाथ पहले भी जल चुके हैं। ये जमीन ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट A1 पर है। इस जमीन को कभी खुद यूपीएसआईडीसी ने लीज पर दिया था। अब इसी जमीन को वापस पाने के लिए वो इसकी नीलामी में शामिल होने जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि जिस जमीन को खुद यूपीएसआईडीसी ने दिया था, उसी जमीन को लेने के लिए अब वो इसकी नीलामी में बोली लगाने क्यों जा रही है? यही वो सवाल है जिसके जवाब में छिपा है जनता की गाढ़ी कमाई लुटाने का खेल, बैंकों से कर्ज लेकर डकार जाने वाली कंपनियों का पाप, जनता की गाढ़ी कमाई लुटा देने वाले बैंकों का गुनाह, अफसरशाही का चरित्र बेनकाब करने वाला भ्रष्टाचार का दलदल। करोड़ों की इस प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में यूपीएसआईडीसी को फायदा होगा या जनता की गाढ़ी कमाई का नुकसान? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जमीन पहले ही कानूनी पचड़ों में फंसी है। गौर से देखिए इस जमीन को। इस पर डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल का बोर्ड लगा है, यानी इस जमीन को कर्ज की रकम ना चुकाने की वजह से जब्त किया जा चुका है। अब कर्ज वसूली के लिए सोने जैसी कीमती इस जमीन को नीलाम किया जा रहा है। 30 साल पहले की कहानी को दर्शाने वाली जगह है। जी हाँ, 30 साल पहले इसी जगह पे खूब धूमधाम से साउथ कोरियन कंपनी थी, जिसने देव मोटर इंडिया के नाम से यहाँ पे मोटर इंडस्ट्री शुरू की। आपको बताऊं कि उस वक्त उसको 204 उसने बैंकों से लोन लिया था, 2250 करोड़ रुपए लोन। इस जमीन की कहानी शुरू होती है आज से करीब 30 साल पहले, जब बड़े बड़े सपने दिखाने वाली दक्षिण कोरियाई कंपनी देवू मोटर्स ने भारत में कदम रखा। देवू मोटर्स ने ऑटो प्लांट शुरू करने के लिए ग्रेटर नोएडा में जमीन ली। यूपीएसआईडीसी ने 99 साल के पट्टे पर देवू मोटर्स को जमीन दी। हालांकि भारी घाटे में डूबने के बाद देवू मोटर्स ने बोरिया बिस्तर समेट लिया। देवू मोटर्स को दिया बैंकों का 2250 करोड़ का कर्ज डूब गया। कर्ज वसूली के लिए देवू मोटर्स की सारी जायदाद को डीआरटी यानी डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने जब्त कर लिया। तब से ही डीआरटी इस जमीन की नीलामी की कोशिश कर रही है।
कमाल देखिए कि जिस जमीन को कभी यूपी एसआईडीसी ने पट्टे पर दिया था, उसे ही दोबारा पाने के लिए अब यूपी एसआईडीसी भी बोली लगाने जा रही है। कुछ थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक और रिपोर्ट कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इनपुट मनोज राजन त्रिपाठी जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ इस वक्त पवन त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पवन सेंगर वहां पर मौजूद हैं जहां पर यूपी सीडा का मुख्यालय है, यानी कि कानपुर में। हम सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहते हैं। एक हमारे संवाददाता वहां पे हैं जहां ये जमीन है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यूपी सीडा इसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है कि वो खुद नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा ले। एक वहां पर है जहां पर यूपी सीडा के हो सकता है कि अधिकारी जवाब दें, लेकिन अब तक जवाब आया नहीं। और एक मुख्यालय से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी कोई बड़ी बात निकलकर सामने आए। लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपका अनुभव बहुत है। ये पिछले 20 सालों में अब तक क्या क्या हुआ और क्यों आखिर यूपी सीडा जो है वो इतने सवालों के घेरे में रहता है? राम, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर पवन खड़े हैं ये वो जमीन है जहां से 30 साल पहले खेल शुरू हुआ। जहां पर आसिफ खड़े हैं ये वो जगह है, ये वो ऑफिस है यूपी सीडा का, जो इस सबसे फर्टाइल लैंड, घोटाले की सबसे फर्टाइल जगह जो है गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा ये वहां पे खड़े हैं। और पवन सेंगर वहां खड़े हुए हैं जो कानपुर में यूपी सीडा का मुख्यालय है, जहां से एक नहीं सैकड़ों घोटाले अरबों रुपए के हुए। ये वो 3 जगहें जो बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से यूपी एसआईडीसी, यानी जो अब यूपी सीडा एक अथॉरिटी बन गई है, पहले कॉर्पोरेशन था, उसने कितनी जमीनों के घोटाले किए हैं। उसका एक उदाहरण है ये देबू की जमीन, जो देबू को लीज पर दी गई थी, जो मटीज कार बेचती थी, सेलो कार की पहली सिडान कार आई हुई थी। उसके बाद ये 3 बार डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास गई। कभी पैन इंडिया खरीदती है, कभी देबू अपना नाम बदल के खरीदती है। हर कोई पैसा देता है, लेकिन आखिरी में पैसा बैंक का चुरा लेता है। जमीन यूपी एसआईडीसी की, और यूपी एसआईडीसी कभी उस पैसे के लिए दस्तक नहीं मार रहा है, खटखटा ही नहीं रहा कि हमारा पैसा हमें चाहिए। जो 2018 तक, अभी तो 2 साल और जुड़ गए हैं, करीबन 67 करोड़ रुपया है। और वो 67 करोड़ रुपया जो उसको कब का वसूलना चाहिए था, अब वो वसूली तो नहीं करेगी, लेकिन उसी जमीन की नीलामी में खड़ी होगी जिसका बेस प्राइस डीआरटी ने 350 करोड़ रखा है। इसके अंदर की और क्या क्या परतें हैं, उन पर हम चलते हैं। पवन, हम आपके पास आ रहे हैं। अभी तक यूपी सीडा की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन ठीक ढंग से नहीं मिला है। हमने कई तरीके से पूछने की कोशिश की, लेकिन जरा बताइए कि कोशिशें अब तक क्या क्या हुई हैं कि उनका पैसा जो फंसा हुआ है वो कहीं उन्हें मिल जाए। देखिए राम, खास तौर से बड़ी हास्यास्पद बात है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और खास तौर से राजनेताओं का एक कॉकटेल है, जिसकी वजह से इतने लंबे समय से ये पूरा मामला चलता आ रहा है। ऑक्शन का जो प्रोसीजर है कई बार अपनाया गया, यानी 2003-4 में ये कंपनी बंद हो जाती है और 2003-4 के बाद 2006 में पैन मोटर्स द्वारा इस जमीन को, यानी इस कंपनी को टेक ओवर किया जाता है, वो भी बैंक से लोन लेकर के। और खास बात यह है कि उसमें जो जमीन है, जो भूमि है, उससे पैसा कमाने की कवायद करने लगती है ये कंपनी। यानी जो मोटर्स पार्ट्स बनाने के लिए उस कंपनी को आगे रन करने के लिए काम करना चाहिए था, वो काम न करके सीधे तौर पे उस जमीन से पैसा कमाने की कवायद में लग जाती है। और यूपी एसआईडीसी जो अब अथॉरिटी है, उसका जैसा कि मनोज राजन सर बता रहे थे कि 2018 तक 68 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसका खुद का जो पैसा है वो होता है।
लेकिन अब ऑक्शन के जरिए उसको लेने का काम करने जा रही है और ऑक्शन भी 350 करोड़ से के करीब है जो डीआरटी ने तय किया है। मतलब जो अभी तक के जो घोटालों की जो फहरिस्त है उसमें कई बार लोन लिया गया, ऑक्शन के प्रोसीजर्स अपनाए गए। 204 एकड़ जमीन है जिसमें 2 बार में ऑक्शन होना है, यानी जमीन और उसमें जो तमाम सारे जो बने हुए हैं भवन, तमाम सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, तमाम सारे जो कंपनी जो बनाने का काम करती थी वो सारे हैं। और खासतौर से 7 बैंकों से लोन लिया गया। उसके बाद फिर पैन मोटर्स ने भी लोन लेने का काम किया। उस डेवू कंपनी को टेक ओवर करने के लिए जो बैंक करप्ट हो गई थी, जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित किया था, उसको टेक ओवर करने के लिए तकरीबन 750 करोड़ में उसको टेक ओवर करने के लिए पैन मोटर्स ने लिया और वो भी लोन लेने का काम किया। उस समय भी जो अधिकारी हैं, जो तमाम जो उस समय ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, किसी की नजर उस पर नहीं जाती है कि ये किस तरीके से खेल हो रहा है। अब जब खास तौर से फिर से ऑक्शन करने की बात सामने आ रही है तो जो 2300 करोड़ की प्रॉपर्टी और 2300 करोड़ के करीब का ये पूरा मामला था, वो अब 380 करोड़ 350 करोड़ के करीब ये पूरा मामला सिमट करके आ रहा है। यानी सीधे तौर पे 2000 करोड़ रुपए कहां गए, वो कैसे रिकवरी होंगे। और खासतौर से 250 करोड़ रुपए जो इसमें एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी बकाया है, उसको लेकर के भी कोर्ट से आदेश हुआ है कि उनको सैलरी दिया जाए, वो डूब गया। तो ये तमाम जो फेहरिस्त है खासतौर से घोटाले की, वो यूपी एसआईडीसी के अधिकारियों द्वारा और तमाम जो राजनेताओं की जो संलिप्तता है उसका नतीजा है। और खास तौर से यूपी एसआईडीसी के बारे में आप जानेंगे तो एक नाम आता है अरुण मिश्रा का, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। केवल एक नाम है, ऐसे कई सारे अधिकारी हैं जो हर सरकार में उनकी तूती बोलती रही, अपने हिसाब से काम कराते रहे। ठीक, जिन मिश्रा जी का आपने जिक्र किया, दर्शक जो उन्हें जानते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि ये प्रधान महाप्रबंधक थे यूपी एसआईडीसी के और इनकी गिरफ्तारी हुई थी। करप्शन के संगीन चार्जेस हैं। एक ऐसी सड़क जो बनवाई नहीं और उसका पेमेंट हो गया, उसका कुछ हिस्सा इनके पास भी आया, इसी मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। विस्तार से आएंगे उनके क्या क्या कारनामे रहे और दूसरे अफसरों के क्या कारनामे हैं उस पर, लेकिन पहले जो केस है उस पर आते हैं। हम पवन त्रिपाठी आपके पास आ रहे हैं और आपसे यह जानना चाहते हैं कि अब तक जो आप लोगों ने प्रयास किए हैं उसमें क्या क्या पाया है। क्यों आखिर अब तक कोशिश इस बात की नहीं हुई कि जिनके भी पैसे हैं, चाहे वो 250 करोड़ यहां के एम्प्लॉइज का पैसा हो या फिर 60 से 80 करोड़ जो यूपी एसआईडीसी बताती है कि उनका नुकसान है अब तक का, ये रिकवरी का प्रोसेस अब तक स्लो क्यों रहा? बिल्कुल, देखिए राम, मैं आपको बताऊं कि जब हम यहां पर पहुंचे थे इस ऑफिस में, जो रीजनल ऑफिस है यहां का यूपी एसआईडीसी का ग्रेटर नोएडा में, यहां पर जब हमने रीजनल मैनेजर साहब से बात करने की कोशिश की तो जब हम अंदर गए तो हमने अंदर जो उनका रवैया था, उनका रवैया यही था कि बैठिए, बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं। तो मैंने उनसे बताया कि क्या यूपी एसआईडीसी इस बार बिडिंग में पार्ट लेगी या नहीं। ये ऑफ कैमरे की बात है, उन्होंने साफ कहा कि आपकी जेब में पैसे हैं तो आप भी बिडिंग में जा सकते हैं, स्वागत है आपका, जिससे साफ जाहिर था कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल हैं। हमने कोशिश की कैमरे पर बात करने की उनसे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने मुख्यालय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप मुख्यालय में बात कर सकते हैं, मैं ऑथराइज नहीं हूं। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमसे जरूर कहा था कि अगर आपकी जेब में पैसे हो तो आप भी बिडिंग में जा सकते हैं, स्वागत है आपका। यानी कहीं ना कहीं ये जो खेल है पूरी तरीके से ये बहुत बड़ा खेल है। और अब यहां पर अगर बात करें ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट की, तो सर्किल रेट इंडस्ट्रियल एरिया का इतना ज्यादा है कि अगर 1 स्क्वायर मीटर जमीन आप लेने जाएंगे तो आपको 20 से 30 हजार रुपए के बीच का रेट देना होगा, और ये 204 एकड़ की बात है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे प्राइम लोकेशन, इस समय यूपी का शो विंडो और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सबसे सोने वाली जमीन। और यहां पर अगर 1 स्क्वायर मीटर की का रेट 20 से 30 हजार रुपए है तो आप सोच सकते हैं कि 204 एकड़ की कीमत क्या होगी और उसकी बिडिंग किस तरीके से हो रही है और कौन कौन तैयारी कर रहा है, ये सबके सामने आ चुका है। एक सवाल ये भी है कि अगर ये जमीन पिछले 15-20 सालों से उलझी हुई है
तो भी परोक्ष रूप से उत्तर प्रदेश का ही नुकसान है। जिस जमीन की कीमत सर्किल रेट, या ये कहिए कि अगर कोई व्यक्ति नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहने के लिए आता है तो उसको एक कमरे का अगर मकान किराए पर लेना है तो 10 से 20 हजार रुपए के बीच में उसको किराया देना पड़ता है, सिर्फ किराए पर। और इतनी इंडस्ट्रियल इलाके की पॉश जमीन फंसी हुई है। 20 सालों में जो प्रयास हुए वो लगभग ना के बराबर हैं, क्योंकि अभी भी फंसी हुई है, फिर से नीलामी की प्रक्रिया में जा रहे हैं। प्रयास कहां पर हुए? आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, चिंता कहीं दिखती है यूपी एसआईडीसी की? अब यूपी जो सीधा हो गया है, उनकी कहीं अधिकारियों की चिंता दिखती है कि जो जमीन इतने दिनों से फंसी हुई है, ये इंडस्ट्रियल एरिया की मुख्य जमीन है, बैंकों का इसमें पैसा डूब चुका है। कहां कोशिश है कि अपना पैसा निकल आए, एम्प्लॉइज का पैसा चला जाए, सिर्फ नीलामी की प्रक्रिया में कि फिर से हम लैंड बैंक रख लेंगे और महंगी कीमत पर बेच देंगे, यही केवल एक काम है इनके पास? राम, देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं इस जगह पे खड़ा हूं जहां वो जिस पूरे विवाद की अगर सतही तौर पे अगर बात करें कि पूरे विवाद का अगर कोई मेन जगह है, सेंटर ऑफ पॉइंट है, तो वो यही जगह है। क्योंकि यहीं पे वो 204 एकड़ जमीन है। जहां तक नजरें जाएंगी कैमरामैन की, मैं एक बार कहूंगा कि एक बार कैमरामैन कोशिश करें कि जहां तक ये कैमरे के लेंस की नजरें जाएंगी राम, वहां तक आपको सिर्फ ये जमीन दिखाई देना है। और ये आप समझिए 204 एकड़। आप 1-2 एकड़ आपने ठीक कहा कि 1 रूम और 2 रूम की बात अगर करी जाए तो वो बहुत महंगा। 204 एकड़ बहुत ज्यादा जमीन होता है। और राम, मैं आपको बताऊं कि अभी से ही सही आपको बता दूं कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो खास तौर पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग, तमाम लोग जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड देख रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा चैनल है, कोई ऐसी आवाज है, सरकार की बात करने वाली आवाज है, जो अब कम से कम ऐसे मसलों पर चुप नहीं रह सकता है। मैं आपको दिखाऊं कि ये तस्वीरें देखिए, ये साफ तौर पर ये बोर्ड लगा हुआ है और जिस पर हम जो सवाल खड़े कर रहे हैं, हम जो सवालों के जवाब के लिए तमाम अधिकारियों के पास हमारी टीम खड़ी है, वो इसी बात के लिए खड़ी है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आखिर आप बताना क्या चाहते हैं। जिसको आप पहले 2200 करोड़ रुपए देते हैं, फिर आप ये कहते हैं 2000, अब समझिए 4 नवंबर 2020 को उसकी बीड के लिए जो पहली ऑक्शन मनी है वो 350 करोड़ है। कहां से? जब महंगाई की दर इतनी तेजी से बढ़ रही है, हर चीज का, हर प्लांटेशन का प्राइस जो है वो हाइक किया जा रहा है, वहां पे आप ये कह रहे हैं कि आप सीधे 2200 करोड़ जो रुपए पहली बार में इस कंपनी को बैंकों ने दिया था, वो सीधे 350 करोड़ से ऑक्शन मनी दे रहे हैं। आप आखिर बताना क्या चाह रहे हैं? आप घाटे को भरपाई करना चाहते हैं या घाटे पर घाटा लगाना चाहते हैं? तो तमाम जो वो खास तौर पे यूपी एसआईडीसी के डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होंगे वो इस खबर को देख रहे होंगे। जो लोग भी इस पूरे कार्यकलाप में लिप्त हैं, उनके लिए अलार्मिंग है कि जल्द समय रहते चीजों को समझ जाए, क्योंकि चुप्पी अब नहीं रहने वाली है। सरकार की बात करनी है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि 250 करोड़ रुपए मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि वो तमाम एम्प्लॉइज को दिया जाए। एम्प्लॉइज वो लोग हैं जो 204 एकड़ जमीन को साकार करने के लिए कंपनी में उन लोगों ने काम किया था। 204 एकड़ जमीन जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, वो सुनेंगे कि नोएडा की 204 एकड़ जमीन है, ग्रेटर नोएडा की 204 एकड़ जमीन है, इसका बेस प्राइस 350 करोड़ रुपए है, तो पहले तो वो जोर से हंसेंगे कि इतनी सस्ती जमीन भी हो सकती है क्या? इतनी सस्ती जमीन भी हो सकती है क्या कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे 204 एकड़ जमीन 350 करोड़ की बेस प्राइस। दूसरी बात जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसी जमीन पर जब आप कहीं कंपनी लगाने जाते हैं, तो जब बैंक देखता है कि आपको कितना लोन दिया जाए, तो वो आपकी कंपनी की ताकत देखता है और ये देखता है कि जो जमीन आपको मिली हुई है उसमें इतनी क्षमता है कि आप लोन वापस कर सकेंगे कि नहीं। 2000 के आसपास जो लोन मिला वो 2250 करोड़ रुपए का था, अब उसी की बेस प्राइस 350 करोड़ रुपए है। इतने सालों में महंगाई बढ़ी है, दाम बढ़ने चाहिए जमीन के, और सर्किल रेट ग्रेटर नोएडा के लोग जानते हैं कि यहां पर क्या है, फिर यह कैसे हुआ, इस पर भी बात करेंगे। मनोज जी से कुछ जरूरी इनपुट्स भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उससे पहले ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। रिकवरी ट्राइब्यूनल का बोर्ड ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो कंपनी है, एक कंपनी को पट्टे पर दी गई अपनी ही जमीन को अब प्राधिकरण बन चुका यूपी एसआईडीसी वापस पाने के लिए बेताब है।
और यह हाल तब है जब मुंबई हाईकोर्ट ये कह चुका है, आदेश दे चुका है कि देवू मोटर्स की जब्त की गई जो तमाम जायदाद है उसको जो भी खरीदेगा उसे कंपनी के कर्मचारियों का फंसा हुआ करीब करीब 250 करोड़ रुपए जो बकाया है वो चुकाना होगा। और फिर भी प्राधिकरण वो जमीन वापस पाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्यों ऐसा है? क्या यह एक ऐसा अंधा दाव नहीं है कि अगर फायदा हुआ तो प्राधिकरण को उसकी सोने जैसी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो सवाल यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई का आखिर क्या होगा? एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम है, आई एम नॉट गुड एसआईडीसी, मैं तो एक रीजनल ऑफिसर हूँ ना। नहीं, आई नो दैट ठीक है, तो जो भी निर्णय होगा वो ऊपर से होगा निर्णय। तो मतलब बहुत काम हमारा। मैं यही बोलूँ, मुझे नहीं जानता। हाँ, यही बोल दीजिए आप। यही बोल दूँ, मेरे को क्या है। बस यही कि हमें जानकारी नहीं, ऐसे आप मान लीजिए। मैं क्या उद्योगों को बढ़ावा देने वाली संस्था खुद नीलामी में शामिल हो सकती है? क्या यूपी एसआईडीसी जनता की गाढ़ी कमाई नीलामी में लगा सकती है? सवाल जनता के पैसे का है, इसलिए हमने यह सवाल यूपी एसआईडीसी से पूछा, जो अब यूपी सीडा यानी एक प्राधिकरण में बदल चुकी है। प्राधिकरण के अफसरों के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन सवाल जायज है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल कैसे हो, इसका फैसला कैसे होगा। क्या अपनी नाकामी छिपाने के लिए यूपी सीडा उस जमीन की नीलामी में शामिल हो रहा है जिसे करीब 30 साल पहले खुद उसने ही देवू मोटर्स को लीज पर दिया था? बड़ी बात यह है कि डीआरटी पहले भी देवू मोटर्स की जायदाद को नीलाम करने की कोशिश कर चुकी है। 2006 में पैन इंडिया मोटर्स नाम की कंपनी ने नीलामी में पूरी जायदाद खरीद ली। इस नीलामी के लिए पैन इंडिया मोटर्स ने भी बैंकों से मोटा कर्ज लिया। बाद में पैन इंडिया मोटर्स भी डूब गई और उसने नीलामी का पैसा नहीं चुकाया। सवाल यह है कि क्या पहली नीलामी के वक्त ही यूपी सीडा ने जमीन पर दावा किया था? क्या यूपी सीडा ने नीलामी में खुद को पार्टी बनाने के लिए कहा था? अगर ऐसा नहीं है तो यूपी सीडा अब जमीन की नीलामी में क्यों हिस्सा लेना चाहती है? गौरतलब है कि आम्रपाली बिल्डर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीनों को अपना बताया था, लेकिन उनका दावा खारिज हो गया था। तब भी यह सवाल उठा था कि जब अदालत मामले का हल निकाल रही है तब जमीनों पर प्राधिकरणों के दावे से मामला फिर फंस सकता है। ऐसे कई मामले कानून की चौखट तक पहुंच चुके हैं। तब सवाल यह उठता है कि यूपी सीडा नीलामी में क्यों शामिल होना चाहता है? दरअसल देवू मोटर्स को दी गई जमीन पर खुद यूपी सीडा का करीब 67 करोड़ रुपए बकाया है। यह पैसा पट्टे का वो किराया है जो यूपी सीडा को मिल नहीं सका। जाहिर है कि एक गलत फैसले की वजह से यूपी सीडा का काफी पैसा इस जमीन के सौदे में फंस चुका है। जमीन लेने वाली देवू मोटर्स और पैन इंडिया मोटर्स को कर्ज देने में बैंकों का हजारों करोड़ रुपए डूब चुका है। कानूनी लड़ाई में भी डीआरटी और बाकी संस्थाओं का काफी पैसा लग चुका है। शायद इसी नुकसान की भरपाई के लिए यूपी सीडा पट्टे पर दी गई अपनी ही जमीन की नीलामी में बोली लगाना चाहती है। इस सिलसिले में देवू मोटर्स से जुड़ी जमीन के सारे मामला देख रहे यूपी सीडा के डिप्टी मैनेजर अजय दीप ने जी मीडिया को फोन पर बताया, हाँ, यूपी सीडा इस जमीन की नीलामी में शामिल होगी जिसका बेस प्राइस 350 करोड़ रुपए रखा गया है। 2018 तक यूपी सीडा का करीब 67 करोड़ रुपए का बकाया भी प्राधिकरण उस फर्म से वसूलेगा जो नीलामी में ये जमीन खरीदेगी। अगर यूपी सीडा के नाम नीलामी हो जाती है तो प्राधिकरण जमीन को बेचते वक्त बाजार दर के साथ अपना बकाया भी जमीन की कीमत में जोड़ देगा। यूपी सीडा के डिप्टी मैनेजर अजय दीप ने जी मीडिया से यह पुष्टि की है कि जमीन की नीलामी में प्राधिकरण शामिल हो सकता है। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि इस सौदे में मनमाफिक मुनाफा नहीं हुआ तो नीलामी पर लगी करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भरपाई कौन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक जो दिखा है वो सौदा नुकसान का दिखा है। इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है मनोज जी कि अगर नुकसान हुआ तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, क्योंकि कोई भी सरकारी अथॉरिटी अगर किसी चीज को खरीदती है तो उसके पास कितना पैसा है
वो पैसा भी कहीं ना कहीं जनहित का पैसा है। एक्चुअली राम, देर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन ए स्कैम एंड कीप मम ऑन ए स्कैम। आप किसी घोटाले को देखते हैं या घोटाले पर मौन रहते हैं, दोनों ही बिल्कुल एक महीन सी तार के बीच पे झूलते हुए दो सवाल हैं। पूरे सिस्टम की बात है ये। 3, 4, 6 बैंकों से जो कर्ज लिया 2200 करोड़ के आसपास का, उस कर्ज में एक जमीन आती है यूपीसीडा की, वो कर्ज डूबता है। एक सिस्टम है कि कंपनी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल पर जाएगी, वहां पे एक लाइन टाइम लगेगा। 15 साल लग गए पहली नीलामी करने में, 15 साल। एक ट्रिब्यूनल ही है, उसको विधिक पावर है, लेकिन 15 साल लग गए। पैसा कहां होगा, कहां जाएगा, किसका पैसा है? आपका पैसा है, मेरा पैसा है, किसी ननकू किसान का है, किसी मोबीन का है। वो सारा पैसा बैंक में था, लेकिन वो सारा पैसा डूब गया। फिर एक नीलामी होती है, कंपनी खरीदती है। वो कंपनी कुछ पैसा देती है, पैन इंडिया की बात कर रहा हूं, वो कंपनी कुछ पैसा देती है, लेकिन फिर वो पैसा, फिर कंपनी डिफॉल्टर हो जाती है, फिर डीआरटी उसको पकड़ता है। अब जितना पैसा मिल गया उसको रख लिया, बाकी फिर आएगी वो नीलामी में। वो नीलामी कराने में 15 साल। अब नीलामी फिर होने जा रही है, और बात फिर वही कि आखिर वो लाल फीताशाही, वो खद्दरधारी और एक के बाद एक 30 साल से बदलती हुई सरकारें उस जमीन को क्यों नहीं देख पाई, उसको क्यों दोबारा नहीं ले पाई। आगे बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएसआईडीसी का काम है टू डेवलप ए इंडस्ट्रियल एरिया। आप औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे वहां पे, और वहां पर उनको सारी सहूलियतें देंगे, और उसके बाद वहां एक उद्योग पनपेगा। लेकिन क्या हुआ यूपीएसआईडीसी में? जो यूपीसीडा है उसमें हुआ क्या? उसमें ट्रॉनिका सिटी में हजारों करोड़ के घोटाले हुए, उसमें सूरजपुर में सैकड़ों करोड़ के घोटाले हुए, कानपुर से लेकर आगरा तक जमीन में सैकड़ों करोड़ के घोटाले। घोटाले जानते हैं राम कैसे होते हैं जी? घोटाले ये कि औने पौने में प्लॉट बेच दिए। एक ही हो गया कि प्लॉट इंडस्ट्रियल है, उसको कॉमर्शियल डेवलप करा दिया गया। मैंने देखी है सरकारें, मुलायम सिंह मायावती की मिलीजुली सरकार, उसके बाद वो सरकार जो खुद मुलायम सिंह की थी, फिर उसके बाद मायावती की सरकार, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार, और उसमें यूपीएसआईडीसी जो उस वक्त इसी गवर्नमेंट में यूपीसीडा हुआ है, वो इन सारी सरकारों के लिए एक दुधारू गाय थी वो। अभी एक नाम लिया गया, अरुण मिश्रा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूं जो झारखंड की जेल से लेकर सीबीआई इंक्वायरी तक अभी झेल रहे हैं, जिसमें तमाम आईएएस अफसर भी शामिल हैं। ये सारे लोग इस यूपीएसआईडीसी को घुन की तरह खाते रहे, किसी माइनिंग की तरह। कोई माइनिंग चल रही थी और पैसे निकल रहे थे उन खदानों से, और ये सारे लोगों ने पैसा खा खा कर भ्रष्टाचार का, अभी मैं दावे से कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि उनकी जांच अभी तक चल रही है, और उसी का एक बानगी, एक उदाहरण, एक सबूत और खुद गवाह है यह जमीन, जिस जमीन को अब तक आंख मूंद के रखा गया, और आज खुद जो किसानों की जमीन लेकर डेवलप करते थे इंडस्ट्रियल एरिया, वो खुद आ गए हैं कि हमारा 68 करोड़ डूबा है, लिहाजा अब हम खुद ही एक प्राइवेट आदमी की तरह आते हैं, एक प्राइवेट संस्था की तरह आते हैं, और कहते हैं कि साहब इसकी नीलामी में भी हम शामिल होंगे, और उसके बाद तय करेंगे कि हमारा डूबा हुआ 60 करोड़ कैसे मिलेगा। यह खेल है इसके पीछे, जो अब तक ध्यान नहीं दिया गया, अब बिडर बनकर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं। जब ये सरकार बनी बीजेपी की, तब कहा गया कि सिस्टम को सारा ऑनलाइन करेंगे, और खुद बीजेपी के नेता जब तक विपक्ष में थे ये बड़ा आरोप लगाते रहे कि करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है अगर कोई है तो वो यूपीएसआईडीसी है। जिन औद्योगिक मंत्री की जिम्मेदारी जिन्हें मिली, सतीश महाना जी, वो भी ये कह रहे थे कि करप्शन का अड्डा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या वैसा हो रहा है? ये भी अपने आप में एक सवाल है। पवन सिंगर, हम आपके पास आ रहे हैं, चूंकि आप कानपुर में ही खड़े हैं और इस विभाग के मंत्री जी भी इसी शहर से आते हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि यह उम्मीद जताई गई थी, यह दावा भी किया गया था कि बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अब व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो उसमें क्या यह भी एक शामिल होगा कि बिडिंग भी यूपीसीडा ही करेगा? लगता है पवन तक आवाज नहीं जा रही। पवन सिंगर, आप हमें सुन रहे हैं?
लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहता हूं। उम्मीद तो यही करते हैं कि सिस्टम, सरकार बदल रही है, नई सरकार आई है, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, अरुण मिश्रा जैसे लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। क्या यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इन चीजों पर ध्यान देगी सरकार? हर सरकार के पास ये मौका था, हर सरकार को यह करना था। अरुण मिश्रा का वो जमाना था, मायावती की सरकार आई, अरुण मिश्रा सस्पेंड थे। मायावती की सरकार आती है और फिर अरुण मिश्रा बहाल हो जाते हैं। मुलायम सिंह गवर्नमेंट में सस्पेंड थे, फिर बहाल हो जाते हैं। फिर नई गवर्नमेंट आती है, फिर बहाल हो जाते हैं। क्या गजब खेल है सस्पेंशन और बहाली का। मुझे साफ तौर पर मालूम है उस पूरी ब्यूरोक्रेसी के कॉकस का, उस पूरी खद्दरधारी कौम की कॉकस का, जिसका एक मोहरा है अरुण मिश्रा, और उसके जरिए किस किस पार्टी के कहां कहां फंड गए हैं, ये सारी चीजें आम हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी जानती है। आधा दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट की जांच चल रही है जमीन घोटालों में। सड़क कागज पर बनती है, पेमेंट हो जाता है करोड़ों में। सड़क बन चुकी होती है, दोबारा बना के दोबारा पेमेंट करा दिया जाता है उसका। प्लॉट, एक ही प्लॉट 4-4 लोगों को बेच दिया जाता है। तमाम सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो जेन्युइन है, जिन्होंने 100-100 करोड़ रुपए जमा करके रखे हैं, लेकिन आज तक उस जमीन पर आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको हो सकता है नोएडा की कार पार्किंग मिल जाए, लेकिन कागज पर दिखाते हैं कि वो जमीन पूरी खाली पड़ी है। अजीबो गरीब खेल है। उस पर कब्जा कोई दूसरा आदमी दावा कर देगा, कभी कहीं किसान आ जाता है, और सारों के पीछे ऑफिसर्स हैं। ये तमाम सारे डिप्टी जीएम, जीएम लेवल के तमाम सारे रैंकर्स ऐसे हैं जो जेल जा चुके हैं तमाम सारे घोटालों में। यही है वो यूपी सीडा, यही है वो यूपी एसआईडीसी, और आज जमीन के उसी खेल में फिर से बिडर बन के इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसके जरिए वो अपना पैसा वसूल सकेंगे, वसूली कर सकेंगे उस पैसे की। इनके बायलॉज में है, क्योंकि अथॉरिटी बनने के बाद बायलॉज है कि हां ये बिडर बन सकते हैं, लेकिन ये क्यों? जनता की कमाई इनके पास है, ये बिडर कैसे बनेंगे? और क्या इसके पीछे कोई ऐसा भी प्लान है कि ये जमीन किसी खास को देनी है? क्या कहीं ये भी कोई बात तो नहीं? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक हमने जो टेंडर की प्रक्रिया देखी है, मैं नीलामी को थोड़ा सा टेंडर पे शिफ्ट करूं, ये प्रक्रिया देखी, उसमें बड़ी सेटिंग चलती है कि कौन सा टेंडर किसके पास जाएगा। और जिस जमीन की खरीदारी में अगर इन्वॉल्वमेंट खुद गवर्नमेंट अथॉरिटी का हो जाएगा, मान लीजिए 5 खरीदार आए, वो 350 के ऊपर जाना चाहते हैं कि भाई हम अच्छी जमीन है, महंगी जमीन है, हम 500 में खरीदेंगे, 800 करोड़ में खरीदेंगे, 1000 करोड़ में खरीदेंगे। और तब क्या यूपी सीडा के इन्वॉल्व होते हुए, क्योंकि बिडर ये भी है, बढ़ा के ये भी खरीदेंगे, तो क्या वो ठीक तरीके से बिडिंग होगी? या जो आप कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को आउट करके कुछ खास प्लेयर्स को इन कराना है और जमीन उन तक पहुंचानी, क्या इसका खेल है? इसमें भी कोई संशय नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ तो अंदर अधिकारी सोच रहे हैं, क्योंकि अगर जनता की उन्हें चिंता होती, पवन सेंगर हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए हैं, कि अगर जनता की चिंता होती तो इतने दिनों में कुछ ना कुछ तो करते। भाई ये ट्रिब्यूनल के पास मामला है तो ट्रिब्यूनल में अपील करते कि हमारा 60 करोड़ 80 करोड़ फंसा हुआ है साहब, कब करेंगे आप नीलामी? ये जमीन अगर 15 साल ढंग से किराए पे भी चल जाती तो भी इतने करोड़ रुपए तो उठा लेते ना। राम, अगर पूरे इस खेल को आप समझेंगे, कोई भी एक उद्योग लगता है तो उसके पीछे का मकसद क्या होता है? लगातार जो मौजूदा सरकार है इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, ये उद्योग की बात कर रही है। मुंबई से लेकर के सभी जगह इन्वेस्टरों से मिलने का काम किया जा रहा है, उद्योग जगत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। और खास तौर से जिस 204 एकड़ जमीन को देने का काम किया गया था डेवू मोटर्स को, यानी जब वो कंपनी आई थी तो उसके पीछे का मकसद था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और खास तौर से आसपास का क्षेत्र विकसित होगा। लेकिन उसके बाद जो खेल चला,
खासतौर से डेबू मोटर्स के करप्ट होने के बाद उसको पैन इंडिया मोटर्स लेने का काम करती है। बाद में इसके साथ जो जनरल मोटर्स है वो हाथ मिलाने का काम करती है। अकाउंट्स में हेराफेरी के बाद वो अपने हाथ खींच लेती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं किया जाता। काफी सारे नियम होते हैं कि अगर जिस लीज एग्रीमेंट का जिक्र लगातार किया जा रहा है, यानी उस लीज एग्रीमेंट में बाकायदा बायलॉज होता है कि किस मकसद से दिया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जाता है तो सीज करके कैसे रिकवरी की जाती है। लेकिन तमाम लगातार सालों साल सरकार बदलती रही, लेकिन खेल चलता रहा। 16 साल बाद एक ऑक्शन की प्रक्रिया प्रोसीजर्स अपनाई जाती है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होती है। अब फिर से बिडिंग और ऑक्शन की बात होती है, जिसमें यूपी सीडा भाग लेने जा रही है। यानी 350 करोड़ में के ऑक्शन जो फर्स्ट बोली लगेगी वो इसके करीब होगी, उसके आसपास होगी, यानी उससे ऊपर जाएगी। अगर उसमें ये अथॉरिटी शामिल हो रही है तो निश्चित तौर पे जो और बीडर्स होंगे, अगर उसके सामने अगर ये खड़ी होती है खासतौर से अथॉरिटी, तो उसको और सारा बिजनेस उद्योग उत्तर प्रदेश में अगर करना होगा तो इनकी बात माननी होगी। जिस रकम की आप बात कर रहे थे कि वो बढ़ करके 500 करोड़ 600 करोड़ या 1000 करोड़ तक जा सकता है, लेकिन अगर सरकारी कंपनी उसमें भाग लेती है और वो कंपनी खासतौर से जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है और आने वाले समय में उन उद्योगपतियों के साथ मिलकर के काम करना है, सारी सहूलियतें देनी है, लिहाजा वो अगर इनको दरकिनार करते हैं, इसको अगर नजरअंदाज करते हैं, तो वो आगे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब साफ है कि जो यूपी सीडा चाहेगी वही होगा उस बिडिंग में, उस ऑक्शन। मेरे पॉइंट को पवन सिंगर आपने और बेहतरीन तरीके से समझा दिया दर्शकों को। और आने वाले समय में अगर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आपने एग्जैक्ट वही एलैबोरेट किया है और दर्शकों को अब बेहतर समझ में आया होगा कि मुझे अगर कहीं के डीएम से काम कराना है और डीएम का ही कोई काम ना हो पाए मेरी वजह से, तो वो काम हो पाएगा क्या? फिर सीधी बात यह है। तो अगर यूपी सीडा से किसी दूसरी जगह पे कोई जमीन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और हम उनकी बिडिंग को काटने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुमकिन है क्या? पवन त्रिपाठी, जब आप बात कर रहे थे तो वो बातचीत का एक हिस्सा हमने सुनाया है कि हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आप ऑफ द कैमरे की बात भी कर रहे हैं कि हमने ऑफ कैमरा जब बात की तो कह रहे हैं कि आपकी जेब में है तो आप भी खड़े हो जाइए। लेकिन आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। यूपी सीडा एक अथॉरिटी है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कि कोई भी पवन त्रिपाठी खड़े हो जाएं या राममोहन शर्मा खड़े हो जाएं। सामान्य व्यक्तियों में उनकी गिनती नहीं है। आपके पास वो अधिकार है कि आपसे सारे व्यापारी, सारे कारोबारी बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि आप नाराज हुए तो जाने कितने नियमों में उलझा देंगे उनको। बिल्कुल ठीक कहा आपने राम। जिस अथॉरिटी की और जिस प्राधिकरण की रचना सिर्फ इसलिए की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को सक्षम बना पाएंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा, वो अपने जीवन यापन को और अच्छा कर पाएंगे, वही अगर संस्था खुद उस रोजगार देने की जगह वो खुद रोजगार ले रही हो लोगों का, आप समझिए कि अगर इस जमीन का सौदा यूपीएसआईडीसी करती है या उस बिडिंग में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये गेम बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ जाएगा। आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी बात है कि सोने की चिड़िया जिसे कह सकते हैं हम इस समय, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसके दाम लगातार बढ़ते हैं। इवन सोना जो हम पहनते हैं उसके भी रेट ऊपर नीचे आते हैं, लेकिन जमीन एक ऐसी चीज़ है जिसके दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं। और हमेशा बढ़ते हुए दामों को देखते हुए अगर एक सोने की चिड़िया किसी के हाथ लगती है तो वो सबसे ज़्यादा फलदायी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मंशा वही है जो आप एलोब्रेट कर रहे थे, जो पवन सिंह सेंगर एलोब्रेट कर रहे थे, मंशा पूरी वही है और उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से साफ इनकार है। यानी कि किसी को भी ना पता चले कि कौन कौन बिडिंग में है और वहां पर पहुंचकर जो आसपास के प्रतिद्वंदी लोग हैं वो खुद देखकर इस बात को समझ जाएं कि हमें बैकफुट पर आना है। इसीलिए इस बात का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, इस बात को सामने नहीं लाया जा रहा है। जी ठीक है, आसिफ इकबाल भी हमारे साथ हैं। आसिफ, उस जमीन पर के सामने चूंकि आप खड़े हैं, यहां से बहुत सी चीजें एक साथ हो सकती थी, लेकिन यह भी एक प्रश्न खड़ा होता है, हालांकि ये ट्रिब्यूनल का अधिकार इसको कहा जाएगा कि 350 करोड़ बेस प्राइस रखने का औचित्य क्या है? न तो इससे बैंकों को आप पैसा चुका सकते हैं, कम से कम किसी बैंक का ही पूरा पेमेंट हो जाए, इससे कर्मचारियों का पैसा और अथॉरिटी का पैसा निकल जाए
सीडा का पैसा निकल जाए 350 करोड़ के बेस प्राइस में। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती तो ये 350 करोड़ से फायदा किसका होगा? बहुत सारा खर्चा तो खुद ट्रिब्यूनल का हो गया होगा कागजी कार्रवाई में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राम। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये तमाम जो प्रक्रिया है बहुत लंबी चली आई है, बहुत ही लंबे तरीके से। आप समझिए कि जिसने पैसा दिया 20-30 साल पहले, उस पैसे को लेने के बजाय वो और कम पे उस चीजों को खरीदना चाहता है। बहुत ही मतलब आपने जिस तरीके से एलोबरेट करके समझाया, पवन ने समझाया, पवन त्रिपाठी ने समझाया, तो बाकी समझाने के लिए नहीं है, मैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए खड़ा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए एक ट्रक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। अब आप सोचिए जरा कि इस वक्त जिस जगह पे डिस्प्यूटेड लैंड है, जहां पे इस लैंड को नीलाम करने की प्रक्रिया चलने वाली है, वहां पे अगर ट्रक निकल रहा है तो उसके पीछे कहानी क्या है? ये हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इसके पीछे की कहानी भी आपको मैं बताता हूं, क्योंकि अभी हम यहाँ जब खड़े थे तो हमने ये बात जानकारी लेना चाहा कि आखिर यहाँ पे जो लोग स्टाफ हैं वो केयर टेकर के तौर पे है, वो यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राम कि ये तमाम ये ट्रक वो है जो यहाँ के जो चीजें पड़ी हुई थी, जो कंपनी पड़ी हुई थी, जो कंपनी में जो इक्विपमेंट लगे हुए थे, जो बहुत सारे यहाँ पे गैरवेज थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि मैं एक बार कहूँगा कि एक बार जरूर दिखाएं, कोशिश करें नवीन कि एक बार जरूर दिखाएं कि देखिए ये वो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पे यूज हुई थी। लोहा लक्कड़ जिसको हम सीधे तौर पे कहें तो वो चीजें यहाँ से जा रही हैं। इसके पीछे कहानी क्या है कि इसकी भी एक कहानी है, ये समझिए। हम आपको ग्राउंड पर हैं तो हम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट यही है, यही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये वही बताने के लिए काफी है कि यहाँ और क्या हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर समझिए जो जमीन सीज हुई, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जमीन सीज हुई उसके साथ जायदाद भी सीज हुई। बिल्कुल कि आप अगर डिफॉल्टर हैं तो आपके कील पुर्जे भी हमारे हैं, बेशक आपकी कुर्सियां भी हमारी हैं, आपने जो नक्काशी कर रखी दीवारों पे वो भी हमारा है। अभी आप देखिएगा कुछ दिन बाद एक FIR दर्ज होगी या हुई हो ऐसी बीच में, बेशक कि जिसमें ये कहा गया हो कि हमारे यहाँ चोरों ने चोरी कर ली। हाँ, ये ट्रक जा रहे हैं अंदर, केयर टेकर देख रहे हैं, ट्रक के लिए दरवाजा खोल रहे हैं, ये ले कौन जा रहा है इस पे भी हम रिसर्च करेंगे। इस पे भी एक स्टोरी तो कम से कम खड़ी की जा सकती है। आसिफ अभी अभी पहुंचे हैं और उन्होंने सिर्फ पहुंचने के थोड़ी देर के अंदर यह तस्वीर दिखा दी कि ट्रक जा रहा है, ट्रक में जो कबाड़ जिसको आप कह रहे हैं इस भाषा में वो है। मनोज जी समय सीमित है, एक क्लोजिंग रिमार्क में चाहूंगा कि आप जी। मुझे लगता है कि जो खुद एक घोटालेबाज अफसरों से भरी हुई संस्था हो, जहां पे सैकड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हों, वहां उसके पीछे जो आज की सरकार है और खासकर मुख्यमंत्री ऑफिस, वो इस बात पर जरूर नजर डालेंगे कि कहीं कोई खेल तो नहीं हो रहा है, कोई बात तो नहीं है इसके पीछे। इस डिपार्टमेंट का पिछला रिकॉर्ड, जिसको बोलते हैं ना हिस्ट्री शीट है इस डिपार्टमेंट की, उस हिस्ट्री शीट पर नजर डालनी पड़ेगी। हालांकि कॉरपोरेशन से अथॉरिटी इसी सरकार में बनाई गई है, यह देखनी पड़ेगी। और राम, मुझे लगता है कि इस पूरी हिस्ट्री शीट को हमें दिखाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि आखिर UPSIDC का पुराना इतिहास क्या है, क्या क्या घोटाले हुए हैं, किस किस अंदाज में घोटाले हुए हैं और घोटाले करने वाले वो चेहरे कौन थे। मुझे लगता है इसको भी बेनकाब करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, सीरीज इस पर भी लेकर आएंगे। एक जो क्लू आसिफ इकबाल दे रहे हैं कि ट्रक आ रहा है, ट्रक में कबाड़ भरकर जा रहा है, किसकी इजाजत से जा रहा है, कहां पर जा रहा है, यह भी तो अपने आप में सवाल है। अगर कोई चीज सीज की गई है, बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि ये अब ट्रिब्यूनल के अंडर में चीज आती है, वो नीलामी करेगी, तो नीलामी किसकी करेगी जब जायदाद आप पहले ले जाएंगे, उसकी जमीन छोड़ जाएंगे, जमीन कहती है अथॉरिटी हमारी है, और फिर वही कह रहे हैं कि हम जाकर नीलामी में खड़े हो जाएंगे। तो एक साथ कितने सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे कि एक सीरीज के जरिए आपको दे। बेनकाब के कुछ और एपिसोड भी आपके लिए लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।